हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मायापुर टीवी के मायापुर लाइव लेडीज स्पेशल टॉक शो के 9th एपिसोड में। तो आज भी हमारे साथ हर बार की तरह 3 अतिथि उपस्थित हैं आपके प्रश्नों, जिज्ञासाओं, सवाल, कमेंट्स सबका आंसर देने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है 6297773729, जिस पर आप अपने प्रश्न, जिज्ञासाओं को भेज सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सिलसिले को। हमारे साथ सबसे पहले हैं सुंदरी गोपी माता जी। तो थैंक यू सो मच माता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले वो कुछ अपने जीवन के विषय में बताएं, क्योंकि माता जी ने पिछली बार हमें बताया था लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैं और भी माता जी से जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली माता जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो मैं चाहती हूँ माता जी और हमें डिटेल में बताएं कि कैसे वो अपने गुरु महाराज से उनका जो पहली भेंट कैसे हुई, किस प्रकार से वो दीक्षा तक उनका जो है सफ़र पहुँचा। हरे कृष्ण माता जी। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि मुझे इधर आपने फिर से बुलाया। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, रिकैप करूँगी कि मैं काफ़ी अचीवमेंट्स यानी काफ़ी कुछ लाइफ में कुछ पा लिया था। छोटी सी उम्र में पेपर में नाम आया था, कुछ समझती नहीं थी मैं, क्योंकि मैं खेलती काफ़ी थी, स्पोर्ट्स गर्ल थी मेरी स्कूल की। और वहाँ से सब कुछ पा के भी मैं काफ़ी सेटिस्फाइड नहीं थी, अंदर से मैं संतुष्ट नहीं थी। उसके बाद मैंने फिर पढ़ाई की। मुझे लगा इधर से कुछ जूस मिलता है ना, इधर से रस मिलेगा, उधर से रस मिलेगा। तो था कि हम चलो इंजीनियरिंग करेंगे। मास्टर्स कर लिया आईआईटी बॉम्बे से। फिर लगा चलो प्रोफेसर बनना चाहिए, तो प्रोफेसर के लिए पीएचडी करेंगे। तो शुरुआत तो की मैंने, पर पीएचडी का ऐसा दौर होता है जहाँ आप अटक जाते हो रिसर्च में, क्योंकि काफ़ी दिमाग यूज़ करके आपको कुछ तो नया कुछ क्रिएट करना रहता है। फिर मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड थी। फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, ये उधर उधर मॉडलिंग। तो मेरे विचार कैसे थे, कुछ भी करो, ऊपर पहुंचना है, टॉप की मॉडल बनना है, कुछ भी करो। ये मेरा स्टैंडर्ड था सोचने का। और ओनली एक ही चीज़ समझती थी, फेम और पैसा। नाम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसा तो मेरे डैडी के पास था, मगर वो लाइफस्टाइल हम लोग नहीं जीते थे वैसे। मगर अभी जब मैं देखती हूँ तो था, बहुत सारा पैसा भी था। मैं खुद भी स्कॉलरशिप ये करती थी, आई मीन मेरे हिसाब से। हाँ, स्कॉलरशिप भी मिलता था, तो आई हैव इनफ था। पर और चाहिए। पर एक स्टेज के बाद ये भी पा लिया, वो भी पा लिया, हॉर्स राइडिंग भी कर लिया, रिवर क्रॉसिंग भी कर लिया, माउंटेनियरिंग भी अभी करना क्या है, सारे कोर्सेज खत्म हो जाएंगे, क्या करना है। काफ़ी कुछ ओशो भी पढ़ती थी। और ओशो में तो था कि सब कुछ करो। मैंने कहा मेरा तो वैसे ही मन था सब, पर किसी ने मुझे जब बोला सब कुछ करो, सब मैंने सोचा यार मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ सब कुछ करने के लिए। जब हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है, कोई और ने बोल दिया तो अरे कैसा, ये ठीक नहीं है। तो फिर धीरे धीरे करके स्वामी विवेकानंद, ओशो, और फिर मैं इस्कॉन में आई। तो काफ़ी सारी चीज़ों का ऐसा खुलासा हुआ कि ये चीज़ क्यों नहीं करते हैं, कि ये विचार क्यों ठीक नहीं है मेरे लिए। लाइक एक ही बंदे के साथ पूरा लाइफ गुजारने का क्या बोरिंग होगा। मैं वहाँ एक लिबरल विचारों की थी मैं, और अभी भी काफ़ी हूँ। पर अभी मुझे रीज़न पता है कि ऐसा क्यों नहीं करना है, और ये सब मुझे इस्कॉन ने बताया। और जर्नी मेरा इस्कॉन में बहुत ही स्मूथ था। मुझे बहुत सारा प्यार मिला, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था। और पता नहीं कैसे वो इंस्पिरेशन मिलता गया। जो साथ वाले सब डिवोटीज थे, उन्होंने एज इफ ट्रेन में धक्का देते, चलो यार चैंटिंग करेंगे 16 राउंड्स में भी, चैंटिंग करेंगे, साड़ी पहनेंगे। मैंने कहा टाइट जीन्स से लेके मैं अपने गुरु महाराज के सामने टाइट जीन्स पहनती थी, और टाइट टी शर्ट होता था, दुपट्टा पहन के जाती थी, क्योंकि पता नहीं क्यों उस पर्सनालिटी को देख के मुझे रिस्पेक्ट करने को मन करता था। बाकियों के सामने तो मैं ऐसा कुछ भी स्टाइल करने का, मगर पता नहीं एक वो होते हैं ना सन्यासी, उनकी प्योरिटी ही कुछ अलग होती है। तो फिर बड़ा इट वाज बहुत ही एक सुंदर वो इनिशियल पीरियड होता है ना, वो था कि समझा ही नहीं कब मैंने एक माला से 16 तक पहुंच गई। बहुत ही मैं खुश थी तभी, अभी भी मैं बहुत खुश हूँ। बट उसमें कि मुझे सोचने का भी ऐसा टाइम नहीं था कि ये मुझे करना है, क्योंकि उसमें हर एक स्टेप पे मुझे
खुशी मिलती थी, मोर देन जैसे कि इन पेपर में नाम आ गया, कुछ अवार्ड मिल गया, पीएचडी का डिग्री मिल गया, उससे भी ज़्यादा एक एक माला जब मैं बढ़ाती थी। और एक बार मैं अपने गुरु महाराज के पास गई कि कल से ना मैं 16 माला करूँगी, तो महाराज ने सिर्फ हंस के बोला कल क्यों, जो भी अच्छी चीज़ है आज से करो। तो फिर पता नहीं उनकी बातों में ऐसा क्यों क्या पावर रहता है कि ना मैं शुरू हो गई। और फिर मैं जब यूएस में गई शादी करके, तब मेरे हस्बैंड का और मेरा दोनों का दीक्षा एक साथ गीता नगरी में हुआ। क्योंकि उस पर्सनालिटी के लिए, मेरे गुरु महाराज के लिए मुझे इतना रिस्पेक्ट और प्यार फील करती थी, मैं उनके तरफ से फील करती थी। भले ही वो ज़्यादा बात नहीं, एक स्माइल देंगे बस। उनके लेक्चर्स सुन के लगता था ये मुझे फॉलो करना है। और सच में वहाँ आनंद मिलता था। आपको जितना दारू पी के, सिगरेट पी के, हाँ हाँ हु करके टेम्पररी एकदम छोटा सा टाइम के लिए आपको आनंद आता है, पार्टी शार्टी कर लिए, रात हो गई, सिर दुखने लगता है। कितना लोग पी लेते हैं। ऑल्सो उससे भी बहुत कई ज़्यादा, सिर्फ एक एक स्माइल जब महाराज का मिलता है। और हम छोटे छोटे प्रभुपाद के मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ती थी भागवतम से वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने छोटी बुक से शुरू किया था, तो काफ़ी कुछ मुझे समझ में आया क्यों। सो इसीलिए मैं वो करती गई, क्योंकि मुझे वो ठीक लगा। मेरे माइंडसेट को ये जो मैं सोचती थी, मेरी सोच थी, वो बराबर क्यों नहीं है, और क्या बराबर सोच है, और वो क्यों बराबर है, वो मुझे समझ में आया। सो जैसा वो होता है ना, ये हमारे भौतिक जगत में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, फेयर एंड लवली लगाओ आप गोरे गोरे हो जाओगे, सब झूठा होता है। ये भौतिक जगत पूरा ऐसा एडवर्टाइज बहुत कुछ करता है, पर देता ना इतना सा कुछ रिजल्ट है, या तो फिर वो रिजल्ट भी नहीं मिलता है। पर स्पिरिचुअल जो होता है वो काफ़ी कुछ अपने को देता है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स, तो इन्वेस्टमेंट इतना सा रहता है पर बहुत सारा रिटर्न होता है। जो पैसा समझते हैं तो वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स है। सो इसी तरह से फिर मैंने कंटिन्यू कर लिया इस्कॉन में। कितना इंथुजियास्टिकली माता जी सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। माता जी से जब भी मैं सुनती हूँ, लास्ट एपिसोड से ही माता जी से पहली मेरी मुलाकात हुई, और माता जी से मिलते ही मुझे ये अनुभव हुआ कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनका जो पर्सनालिटी है वो इतना मतलब इन्फ्लुएंसिंग होता है। जब भी आप उनसे मिलेंगे कुछ नया जानेंगे, कुछ नया आपको सुनने मिलेगा। ऐसा नहीं, आप बोर नहीं होते ऐसे लोगों से मिल करके। थैंक यू सो मच माता जी, दोबारा हमारे पास आने के लिए और हमको अपना सानिध्य देने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ है रत्नावली गोपी माता जी। तो मैं माता जी से अनुरोध करूँगी कि माता जी अपने जीवन के विषय में हमारे साथ साझा करें कि कैसे माता जी अपने भक्ति जीवन की शुरुआत इस्कॉन जगत में किए। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। सो इस्कॉन में कहीं दूर दूर तक लेना देना था नहीं इस्कॉन से, बट येस मैंने अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए आई वेंट टू मुंबई। एंड मुंबई जाने के बाद ऐसा मेरा भाग्य बोलिए या दुर्भाग्य बोलिए कि मेरा जिस लेन में मेरा हॉस्टल था या पीजी था, उसके जस्ट पीछे वाले लेन में ही इस्कॉन चौपाटी थी। बट माई बैड लक, ऑफकोर्स माई बैड लक ही बोलूँगी कि मैं कभी गई नहीं। इट वाज लाइक कुछ ओकेशन है, बस दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने चले गए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब हम गए तो देयर वाज वन टाइम जहाँ पे हम गए और कुछ फेस्टिवल चल रहा था, काफ़ी भीड़ थी एंड बहुत सारे लोग दिख रहे थे। सो आई वेंट अलॉन्ग विद माई फ्रेंड, एक फ्रेंड के साथ गई थी एंड शी वाज लाइक चलते हैं, थोड़ा देख के आ जाते हैं कैसा है नॉल। मैंने कहा ठीक है चलो। एंड जब हम नीचे उतरे, मंदिर से बाहर निकल रहे थे, दैट वाज अ टाइम जो गीता मैराथन का जो टाइम होता है वो टाइम था। एंड मेरे लिए वो बहुत ही वरदान साबित हुआ कि मैं उस समय पे गई थी। सो मुझे एक प्रभु जी ने रोका एंड मुझे कहा कि माता जी आप भगवत गीता लीजिए। तो मैंने बोला कि जैसे हम दूसरों को देते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड वी हियर द सेम कमेंट कि नहीं नहीं हमारे पास है, हमें नहीं चाहिए, घर में पड़ा हुआ है, टाइम नहीं है, ऑल दैट बहानाज मैं भी दे रही थी। एंड फिर उन्होंने
एक ऐसी बात कही जो एज स्टूडेंट्स हमको बड़ा वो लगता है, कैची लगता है। उन्होंने कहा कि डिस्काउंट चल रहा है माता जी, एंड मैंने बोला अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, एंड द मोमेंट आई हर्ड डिस्काउंट चल रहा है, बिकॉज ऑफर जैसे ही सुनते थे हम सारे हॉस्टल वाले, उस दिन ताला मिलेगा आपको हर एक के रूम में, सब भाग गए बाहर कुछ कुछ शॉपिंग में। सो द मोमेंट आई हर्ड कि अच्छा इंग्लिश भगवद गीता थी, तो ही सेड 100 रुपीज़ में मिल रही है, तो मैंने कहा ठीक है दे दीजिए, एंड आई टुक इट, आई केप्ट विद मी। बट द थिंग वॉज अगेन मेरा दुर्भाग्य कि भगवद गीता था मेरे पास, इस्कॉन था मेरे पीछे बाजू में ही, बट कभी वो मौका नहीं मिला कि मैं भगवद गीता ओपन करूं और पढूं। बट येस, मेरे जीवन में जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दिस भगवद गीता इज़ लाइक अ टाइम बॉम्ब, यू नो, हम बस आप ले लो और आपको जब ज़रूरत होगी तब आप तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। सो येस, दैट टाइम बॉम्ब मेरे जीवन में 7 साल बाद आया। सो आफ्टर 7 years मैंने वो भगवद गीता ओपन किया, मैंने उसको पढ़ा। माई एक्चुअली दैट वॉज द टाइम जब माई डैड एक्सपायर्ड, मेरे पिता का देहांत हो गया था, एंड मुझे आई वॉज़ वेरी मच अटैच, मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी मेरे पापा से, तो मुझे बहुत क्यूरियस थी कि क्या होता है, आत्मा कहाँ है, ये एंड ऑल। मैं रामकृष्ण मिशन से दीक्षित भी थी पहले, सो आई वॉज़ रीडिंग द बुक्स, उनके बुक्स पढ़ रही थी विवेकानंद के एंड ऑल, बट कोई एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। काफ़ी रिसर्च करा, मेरे फ्रेंड्स थे यू नो मुंबई में मुस्लिम्स थे, सो आई आस्क्ड हर कि तुम कुछ कुरान के कोड्स भेजो ताकि मैं कुछ पता कर सकूं आत्मा के विषय में एंड ऑल, एंड देन फाइनली शी सेंड मी ऑफ कोर्स, बट देन अगेन मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फाइनली मुझे याद आया कि मैंने कुछ भगवद गीता जैसा कुछ तो लिया था। सो मैं गई अपने ऑल्टर रूम में, एंड मुझे याद आया मेरी माँ का एक बड़ा सा स्टेटमेंट जो बचपन से मुझे देती थी कि जीवन में बेटा कभी भी कोई तकलीफ़ हो ना, आप भगवद गीता उठाओ और आप ऐसे रैंडमली कोई भी पेज ओपन करो। सो जैसे ही आप ओपन करोगे ना, यू विल गेट योर आंसर्स। तो मुझे लगता था कि ये कुछ मैजिक होता होगा, ऐसा मतलब ऐसे कैसे कि कुछ ओपन किया और कुछ मिल गया। सो येस, समझ में आया कि हृदय में परमात्मा वास करते हैं, एंड परमात्मा को पता है कि मेरे मन में क्या प्रश्न है। सो येस, आई गॉट द आंसर्स द मोमेंट आई टुक द भगवद गीता, और मैंने उसको ओपन किया। मुझे सोल, इट वॉज चैप्टर 2, भगवद गीता का चैप्टर 2 था, एंड न जायते म्रियते वा कदाचिन एंड वा शामसी जिरानी, सारे श्लोकाज एक के बाद एक, एंड सारे सोल से रिलेटेड। तो मुझे समझ में आया कि यस, ये कुछ विशेष किताब है, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। मैंने पढ़ना शुरू किया, एंड आई रिमेंबर मैंने उसी दिन पूरा भगवद गीता ख़त्म कर लिया था। एंड मैंने तुरंत आई डिसाइडेड कि आई विल जॉइन कृष्णा कॉन्शियसनेस। So this was the whole journey. तो देखिए यहाँ एक और चीज़ हमें पता चलती है, दोनों माता जी ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये जो युवा वर्ग है ये कितना आतुर है हमारे वैदिक साहित्य को जानने के लिए, स्वयं के बारे में जानने के लिए, भगवत तत्व के बारे में जानने के लिए, लेकिन सही मार्ग नहीं चयन कर पा रहे हैं। तो वो चयन करने की जो शक्ति है, जो चयन करने की जो क्या कहना चाहिए कि वो जो चयन करने का जो स्वभाव है उनके अंदर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे हैं हमको किसको चयन करना है, कौन सा मार्ग हमें सत्य, हमें सच जो है सच रिवील कर पाएगा हमारे सामने। तो वही जो है उधेड़ बुन में हमारा युवा वर्ग आगे बढ़ रहा है और इस्कॉन प्रयासरत है इसके लिए। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अगले हमारे साथ स्पीकर हैं हमारे दिव्य भक्ति माता जी। थैंक यू सो मच माता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं माता जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने जीवन के विषय में बताएं, किस प्रकार से उन्होंने भक्ति जीवन का जो है इस्कॉन जीवन में जो उनका पदार्पण किस प्रकार से हुआ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो आफ्टर स्कूल, मेरे स्कूल के बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स शुरू किया। Okay. तो मैं क्लासेस के लिए जाती थी। मेरे घर से ऑलमोस्ट 1.5 आवर का डिस्टेंस था बाय बस। Okay. तो मैं बस से जाती थी। तो मेरी जो सीए की टीचर थी उन्होंने मुझे बोला कि लाइक मैं वंस इन अ वीक वेडनेसडे को भगवद गीता पे क्लास लेती हूँ। तो आई वाज लाइक यार मैं सीए की क्लास के लिए 1.5 घंटा लगा के आ रही हूँ, अब भगवद गीता के लिए कौन 1.5 घंटा लगा के आएगा। मतलब लाइक कि मैं नहीं जा सकती। ऑल्दो बचपन से घर पे मुझे हमेशा एक रिलीजियस
माहौल मिला था, जैसे मंदिर जाना है, दान करना है, चलिया करना, लाइक 40 डेज तक रेगुलर मंदिर जाना, कुछ मानना था, इस तरह से बचपन से ऐसा ही था। बट गीता क्लास के लिए मुझे लगा यार मैं पढ़ाई करूँ कि वो करूँ। तो फिर मैंने मतलब लाइक 1-1.5 साल बाद मैं अपना वहाँ पे बैठ के सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया, बिकॉज एग्जाम्स क्लियर करने के लिए मुझे था घर पे पढ़ाई नहीं होगी, तो मैं इंस्टीट्यूट में ही बैठ के अपनी पढ़ाई करूँगी। तो आई वो स्टार्ट, मैं वहीं पे बैठ के पढ़ रही थी, तो मुझे एक गर्ल ने बोला आप अभी 1 घंटा के लिए फ्री है, यहाँ पे ना गीता की क्लास होगी, बिकॉज मैम अपनी इंस्टीट्यूट में ही गीता की क्लास लेती थी, वहीं पे अकाउंट्स की क्लास लेती थी। तो उन्होंने बोला यहाँ पे भी वहाँ गीता की क्लास होगी, आप आ जाएंगे? आई वाज लाइक ठीक है, मतलब आ जाऊँगी, बिकॉज बचपन से मतलब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल तो था ही, मतलब माइंड में पेरेंट्स ने इतना डाला था। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो वो फर्स्ट क्लास ने मुझे इतना इफेक्ट कर दिया कि मैं इतना आतुर हो गई। मैंने मैम से पूछा कि हमारी गर्ल्स, कि उन्होंने उसमें अनाउंस किया कि मैं गर्ल्स के लिए अलग से क्लास शुरू करूँगी, वो मतलब बड़े जैसे लेडीज़ के लिए था बेसिकली। तो मैं इतना वो हो गई उत्सुक कि माची कब शुरू होगा कब शुरू होगा। तो माची जी ने बहुत इमीडिएट IGF इस्कॉन गर्ल्स फोरम शुरू किया, जिसमें गर्ल्स को प्रॉपर टीचिंग किया गया कि किस तरह से मतलब हम अभी यूथ में हम कैसे रह सकते हैं, और आफ्टर मैरिज भी हम किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो उसमें मैंने फिर ज्वाइन किया, और मैं उसके लिए एवरी संडे जाती थी, मतलब कोई क्लास नहीं होती थी सीए की, बट स्टिल जो मंडे टू सैटरडे अपना पढ़ाई करना और संडे उसके लिए जाना। तो इस तरह से मतलब मेरी जो आध्यात्मिक जो मतलब जो मेरी भौतिक टीचर थी उसी ने उन्होंने ही मुझे आध्यात्मिक शिक्षा भी दी और मुझे भगवान से जोड़ा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है एक आध्यात्मिक ज्ञान जो माता जी को मिला है वो उनकी भौतिक टीचर से ही उनको मिल गया। तो देर कभी नहीं होती है, आप शुरुआत कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास हमको करना चाहिए कि हम जल्द से जल्द एक सही मार्ग का चयन करके उस पर आगे बढ़ें। तो हम बढ़ते हैं, हमारे सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए आज यहाँ पर मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि है भटकते हुए युवा वर्ग को कैसे जो है सही मार्ग चयन करने की उनके अंदर बुद्धि कैसे वो डेवलप कर पाएँ और कैसे वो सही गलत के बीच में अंतर समझ सकें। तो सबसे पहले मैं माता जी से ही पूछना चाहूँगी, सुंदरी माता जी से, क्योंकि माता जी ने सबसे पहले यही कहा था कि युवा वर्ग में उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये जो टेंडेंसी होती है युवा वर्ग में कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, मतलब वो जो नहीं करने लायक चीज़ें हैं वो भी कर डालते हैं, और उसके कारण कहीं फिर वो बाद में रिग्रेशन और इस प्रकार की सब चीज़ों से गुजरते हैं, जो कि फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस सब कुछ दे जाता है, कई कई बार ऐसी बीमारियां दे जाता है जो लाइलाज होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी माता जी कि ये जो आप भी इससे गुजर के आए हैं, सब कुछ करना, ये कितना सही है? मैं सही या गलत नहीं कुछ बोलूँगी यहाँ, क्योंकि हर एक जन अपना डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट लेके आता है जी। उनके बैकग्राउंड में से काफ़ी कुछ आता है। तो मैं इतना ही फाउंडेशन लेवल पे देखेंगे, अगर यूथ आपको लगता है कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहला चीज़ होता है फाउंडेशन लेवल पे उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप, और उन पेरेंट्स का रिलेशनशिप अपने में और पेरेंट्स का रिलेशनशिप अपने बच्चों में। जी। तो जब वहाँ आपका ये आता है रिलेशनशिप में जो इन्वेस्टमेंट आता है, प्यार आता है, तो बच्चे काफ़ी हद तक ये मेरे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा, उनको ये पता रहता है, तो वहाँ वो रोक देते हैं वो चीज़ों को। तो ये काफ़ी मैंने देखा है कि जो अच्छे घर से आते हैं, जिनके ना फैमिली पेरेंट्स का रिलेशनशिप स्मूथ है, वहाँ बच्चे ज़्यादा क्यूरियोसिटी में नहीं जाते, या तो फिर जाते भी हैं तो अपने पेरेंट्स को बता के जाते हैं। जैसे मेरी बेटी को क्लियर है, आपको सिगरेट पीना है, आपको शराब पीना है, आपको कुछ मूवी देखनी है, मुझे बताओ, मैं बैठूंगी आपके साथ। तो जब अभी ऑफकोर्स हर बच्चे का इंक्लिनेशन भी अलग होता है, तो मैं पेरेंटिंग के हिसाब से बोलूँगी तो एक अगर आप एडल्ट है, भले ही आप उस बच्चे के पेरेंट नहीं हो, नेबर हो या वेल विशर भी हो, तो आपका रिलेशनशिप उसके साथ ये नहीं होना चाहिए कि ना मैं बड़ी हूँ मुझे पता है तुमको क्या करना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं आपकी दोस्त हूँ। हम शायद कोई नहीं गुजरा होगा उस उस यूथ से जिससे मैं गुजरी हूँ, तो मैं काफ़ी ओके यार मैंने भी ये सब किया है, डोंट वरी, बोलो क्या चीज़ है। तो बच्चे काफ़ी टीनेजर्स मेरे से सारे ओपनली बोलते,
भले ही मगर आप उसमें से नहीं गए हो, मगर कोई वॉइस कर रहा है आपको, वो उसने आपको बोलना चाहिए था, अब आप सोल्यूशन दे सकते हो, पर बोलने के लिए आपको उसका पहले दोस्त होना चाहिए। जी जहाँ आप ऐसा ग्रेवली बैठोगे ना, देखो मेरे को कितना आता है और तुम मूर्ख हो, इस तरह का इंप्रेशन भी दिया तो बच्चे तो पहले भाग जाएंगे। बिल्कुल। यूथ पागल नहीं है, वो बराबर समझते हैं, हर चीज करते हैं। सोचो 2-4 साल के बच्चे भी ऐसा ऐसा आईफोन करते हैं। मेरी मदर अभी 68 इयर्स की है, मेरे बाबा जब अभी थे 72 में गए, उनको वो आईफोन भी नहीं चला, स्मार्टफोन भी नहीं चलाने आता था। तो बच्चे काफी स्मार्ट है, उनको दिमाग है। ओनली थिंग उनको दोस्त चाहिए पहले, दोस्तों में से ही वो सीखते हैं। आपको उनके लेवल पे जाके बात करना है, और फिर अपने पास ज्ञान बहुत होता है, वो सिर्फ डिलीवर करने का एक माध्यम प्रॉपर रहा तो वो लेंगे भी बराबर। कोई गिर गया है, अरे यार तुम गिरे हो, किसको हिम्मत होगी उठने की? अरे यार गिर गया यार, लो हाथ, चलो ऊपर आओ। याद है मैं भी गिरी थी यार, ऐसे कीचड़ में था कि मेरा तो ड्रेस भी गंदा हो गया था, ऐसा बोला तो, और ऐसा भी होता है उनके साथ। जैसे मम्मी लोग बोलते हो अरे लड़का अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने कल्चर में ऐसा नहीं। कोई बीमार पड़ गया आप ऐसा बोलते हो क्या? किसी को सर्दी हो गई, अरे कैसी सर्दी हो गई, कोविड कैसा हो गया? हमारे वक्त में तो कोविड नहीं था, हमारे वक्त में वो इश्यूज नहीं थे शायद, पर उसको पहले सुनना है बिना रिएक्शन दिए। मेरे को पता है जब मेरी बेटी पहली बार स्कूल में गई, होम स्कूल थी, 11 साल की थी, मुझे पूछा उसने, मम्मी मैं लड़की से शादी करूँगी तो चलेगा क्या? मेरा पहला रिएक्शन था यस बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जहाँ मैं अपना फुट भी नीचे डालती करती, वहाँ फिर वो मेरे से कभी बात नहीं करती, कभी कुछ नहीं शेयर करती। तो पहले तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती है। आजकल कोविड होता है, पहले नहीं होता था। तो वहाँ से शुरू करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। वो बच्चा उसका दिल का दरवाज़ा खुल जाएगा पहले जी। और फिर आप जो भी डालो, अच्छा बुरा जो भी, हमारे पास बहुत अच्छा रिच नॉलेज है, वैदिक नॉलेज, तो वो बराबर अंदर जाएगा। वो फॉलो भी करेंगे, वो ठीक से अच्छे इंसान भी बनेंगे, भक्ति भी करेंगे, बड़े बड़े पोजीशन पे भी जाएंगे, पढ़ाई भी ठीक से करेंगे, पर पहले उनका दिल खोलना है। वेरी नाइस माता जी। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है। हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, पर ये ट्राई करती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ और हमारे सोसाइटी के बच्चों के साथ। हाँ, मैंने कल सुना भी था, गांधारी माता जी आपको ग्लोरीफाई कर रहे थे कि आप अपनी बेटी, अपने बच्चों के साथ आप मतलब ड्रामा करते हैं घर में और फिर खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और बहुत मतलब घर में ही आप आनंद उठाते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आप लोगों का जो इतना प्यारा, इतना सुंदर जो आप लोगों का रिश्ता है, वो आप लोग डेवलप किए हैं। जाहिर सी बात है, आपने अभी बताया कि आपने अपनी बेटी को अपनी दोस्त बना करके रखा है, तभी ना इतना फ्रेंडली रिलेशन आप लोग डेवलप कर पाए हैं। तो मैं यहाँ पर रत्नावली माता जी से भी जानना चाहूँगी, माता जी आप भी एक बेटे की माँ हैं, तो ये जो माता जी ने अभी पॉइंट रखा कि बच्चों को एकदम से आप झिड़क करके उनको ऐसे नहीं बोल दो कि नहीं ऐसा नहीं करना है, किस प्रकार से स्टेप्स लेने होते हैं युवा वर्ग ताकि आगे जाकर ना भटके, तो इस तरीके से कैसे उन लोगों से डीलिंग की जाए? जी, माता जी ने जो अभी कहा वो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से कि दिस इज़ वेरी ट्रू। मुझे जैसा कि आपने कहा कि मैं भी माँ हूँ, बट मैं काफ़ी छोटे बच्चे की माँ हूँ, सो मैं उस लेवल पे ऑफ कोर्स समझ सकती हूँ, बिकॉज माई सन ही इज़ 5.5 years, तो काफ़ी छोटा है मेरा बेटा। तो बट मैंने जो देखा है, या मैं अपने पास्ट में अगर जाके देखूं, तो व्हाट शी सेड इज़ एब्सोल्युटली राइट। मुझे भी मौका मिला था। आई डिड माई ग्रेजुएशन, मैंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई में किया, देन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पुणे में किया, फिर वापस मैं मुंबई में 1-2 साल तक मैंने जॉब किया। सो मुझे वो लाइफ देखा है मैंने। मेरे फ्रेंड्स थे जो क्लब्स जाते थे, नाइट आउट्स करते थे, फिर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ऑल दिस थिंग्स वेर देयर। बट येस, व्हाट शी सेड वो इज़ एब्सोल्युटली राइट कि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं करने का। द ओनली रीज़न वॉज मेरा रिलेशनशिप विद माई मदर।
यू नो मेरा जो रिलेशनशिप मेरे माँ के साथ था, मैं हर एक चीज़ की खबर देती थी मेरी माँ को कि आज ये लोग ऐसे गए हैं या यू नो ये लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एंड वो बोलती थी कि अच्छा तुझे जाना है तो जा, बट बेटा हमको तो ये सब करना नहीं है, ये अच्छी चीज़ें हैं नहीं, यू नो आपको तो पता ही है ये सब करने से आपको परिणाम तो पता ही है इसका क्या होता है. सो आई यूज्ड टू बी लाइक कि हाँ ये तो सही बात है. तो मैं देखती हूँ कि वो ये रिलेशनशिप जो माता जी ने कहा वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी जो है या इवन हमारे टाइम में भी हम बस एक दोस्त ढूंढते हैं. बिल्कुल. यू नो हम एक दोस्त ढूंढते हैं जिससे हम अपने मन की बात कह सके. बिल्कुल. और आजकल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स इतने बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं. आई टेल यू वन एग्जाम्पल. मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ एंड अभी हम रिसेंटली मायापुर शिफ्ट हुए हैं. सो अहमदाबाद में जब मेरा बेटा नीचे खेलने जाता है ग्राउंड में, तो साथ में 4 साल का था, तो और भी 2-3 बच्चे आते थे सेम एज ग्रुप के. तो उसमें से एक लड़की, शी वॉज 3 years old, 3 years की छोटी बच्ची खेलती, बहुत प्यारी बच्ची. एंड ये लोग खेलते हैं एंड मम्मी पापा दोनों ऑफिस, उनका टाइम है सुबह 9 बजे निकल जाते हैं. अब बच्ची किसके पास रहती है? बच्ची ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है अपने. ठीक है, अच्छी बात है. आपको हमें लगता है कि अच्छा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, बट अंडरस्टैंड हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा. चाहे भले आपको लगता होगा कि नो हमने तो नैनी नहीं रखा है, यू नो ऐसे कोई बाहर से हमने किसी को नहीं एम्प्लॉय किया है कि बेटे को देख लो, हम तो अपने दादा बुजुर्ग उनको ही संभालने दे रहे हैं. अग्रीड, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रेम आपसे वो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो माता पिता का प्रेम वो नहीं दे पाएंगे ना. Exactly. उन्होंने अपने टाइम पे अपने बच्चों को बड़ा कर दिया है. अब दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको भगवान ने माँ बनाया है, आपको पिता बनाया है, तो आपको अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी. आप मानोगे नहीं माता जी, कुछ टाइम के बाद क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स भी कितना देखेंगे, उनका भी एक एज हो गया है. दे हैव देयर ओन टाइम्स, दे हैव देयर ओन फ्रेंड सर्कल्स, एंड कुछ समय के बाद थोड़ा बहुत खेलेंगे और उसके बाद फ़ोन पकड़ा देंगे, उसके बाद टीवी लगा देंगे. हाँ, एंड कुछ महीनों में ही मैंने देखा कि 3 साल की बच्ची, उसके आंखों में इतने बड़े बड़े चश्मे, मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, एंड विद दैट चश्मा यू नो शी इज ट्राइंग के ऐसे पहन के दौड़ भी रही है, खेल भी रही है, बच्चों के साथ खेलना भी है उसको. द वर्स्ट थिंग इज कि जो दोनों डॉक्टर, मतलब दोनों जो पेरेंट्स हैं, दोनों दे आर डॉक्टर, एंड उससे भी बुरी बात ये है कि जो मदर है शी इज़ एन आई स्पेशलिस्ट. वाओ. सो कैन यू इमेजिन what that mother would feel? उस माँ को कैसा लगा होगा. हाँ, सो ये चीज़ हमको नहीं समझ में आता है, बिल्कुल नहीं समझ में आता है. सो येस, व्हाट शी माता जी इज सेइंग दैट वो रिलेशनशिप, वो बॉन्ड इज वेरी मच रिक्वायर्ड, वेरी मच. तो मुझे जैसा लग रहा है ये जो हमारा डिस्कशन है अभी पेरेंटिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि जड़ तो वही है ना. यस. युवा वर्ग भटक रहा है, तो युवा वर्ग पहले तो बच्चा ही था ना, माँ बाप की गोद से ही होकर गुजरा है, उनकी परवरिश से ही होकर गुजरा है. तो मैं यहाँ पर दिव्य भक्ति माता जी से भी एक अनुरोध करूँगी कि माता जी अपना भी दृष्टिकोण यहाँ पर प्रदान करें कि ये जो चल रहा है समाज में, इसके लिए कुछ माता पिता का दोष है या नहीं, कितना दोष है, इस पर थोड़ा आप अपना भाव प्रकट कीजिए. पहले तो मैं एक बात, माता जी ने जो बोला कि जैसे हमें फ्रेंड्स रहना चाहिए, तो जो चीज़ ये चीज़ शास्त्र में भी बताई गई है प्रॉपरली. श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं कि हमें जैसे बच्चा जब 5 years तक का है तो हमें उससे प्रेम करना है, उसको बिल्कुल डांटना नहीं है, कुछ नहीं कहना, बिकॉज अभी वो उस समझने की स्थिति में नहीं आया, बहुत नाजुक है. आफ्टर 5 till 15 वी हैव टू, मतलब हमें उसको डांटना भी है, समझाना भी है, सब कुछ करना है, बिकॉज वही एक एज है जब बच्चा बिगड़ सकता है. लेकिन आफ्टर 16 हमें उसका दोस्त बन के रहना है. ये चीज़ हम खुद से मनगढ़ंत नहीं है, ये चीज़ शास्त्रों में दी गई है, श्रीला प्रभुपाद इसको समझाते हैं, और ये फैक्ट है. जैसे माता जी ने शुरू में ही बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को एज अ फ्रेंड रखा, तो वो अपना हृदय खोल पाई उनके साथ. तो ये चीज़ शास्त्रों, हमें हर चीज़ शास्त्रों से लेकर ही करना है, नहीं तो अगर हम अपना मनगढ़ंत करेंगे तो हम सही राह पर नहीं चल सकते. तो प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं. और दूसरी चीज़, एक और चीज़ जैसे जो इसी बात में ऐड करना चाहूँगी कि मेरी मदर
जैसे कई बार जैसे माता जी ने बोला कि हम अपनी मदर को बताते थे तो वो मुझे बताती थी कि ऐसा कर लो या नहीं कर लो, तो मेरी मदर भी जैसे कई बार बोलते थे कि अगर हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, अगर मतलब हमें पता है हम गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उसमें सबसे पहला हमारा थॉट ये आना चाहिए, क्या ये बात मैं अपनी माँ को बता पाऊंगी? अगर हाँ उसका उत्तर होता है हाँ, तो इट मीन्स मैं गलत नहीं कर रही, अगर नहीं तो इट मीन्स मैं जो करने जा रही हूँ वो गलत है। एग्जैक्टली। तो ये हम मतलब हमारा माइंड हमें हेल्प करता है कि अगर मैं मतलब अपनी माँ से शेयर कर पाऊंगी, इट मीन्स ये चीज़ गलत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि माँ हर गलत चीज़ को हाँ बोल देगी, क्योंकि हमारा हृदय भी उस चीज़ को बताएगा कि क्या गलत है क्या नहीं, बट स्टिल हम अपनी माता से शेयर कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स मतलब पिता से भी शेयर कर सकते हैं कि नहीं, तो उससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि गलत है कि सही है। तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो युवा वर्ग, मैंने पूछा था कि ये जो भटकाव की जो स्थिति है, जो चयन Parents सही का। नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें पेरेंट्स का भी दोष है या मतलब नहीं है दोष? क्योंकि बहुत से लोग बोलते नहीं पेरेंट्स का क्या दोष है, युवा वर्ग अपनी जो है चयन शक्ति को नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है इस प्रकार से। तो यही मेरा प्रश्न था। और एक चीज़ मैंने अभी ऑब्जर्व की दोपहर में जब मैंने आपको कॉल किया था, तो मैं सुन रही थी आपकी बेटी से आप इतना पोलाइटली आप बिहेव कर रहे थे, यद्यपि वो बहुत छोटी है, अभी 2 साल की भी नहीं हुई है माता जी की बेटी, तो माता जी उससे इतना अच्छे से बात कर रहे थे कि मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं होती इस जगह तो क्या मेरा कैसा रिएक्शन होता, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं चिल्लाओ। लेकिन माता जी हाँ बेटा बिल्कुल आपको क्या चाहिए, वो कंटिन्यूअसली मम्मा 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 करे जा रही थी, एंड कंटिन्यूअसली माता जी भी हाँ बेटा। मतलब बच्चे को आप पहले आप उनसे प्रेम से बात करोगे तभी आपको उधर से प्रेम मिलेगा, वही है ना। तो एक पॉइंट आपका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये जो रिलेशन होता है ना माता और संतान के बीच में, ये बहुत ही नाजुक होता है। एक बार आपने उनसे झड़क करके और ऐसे गुस्से में बात कर दी ना, आपके बीच की जो कनेक्टिविटी है उसमें दरार आ जाती है। तो माता जी जो बोल रहे हैं कि उनकी बेटी ने उनसे एक बार इस प्रकार से कहा था और माता जी ने तुरंत हामी भर दी, तो देखिए माता जी ने क्या किया, अपनी बेटी के दिल के द्वार को खोल दिया। अब वो बच्ची कभी भी अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाएगी, सब कुछ शेयर करेगी। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी आपने डेवलप की माता जी, ये कैसे आपने कहीं से इसके लिए आपने कुछ काउंसलिंग या कुछ भी किस प्रकार से आपने? नहीं, बेसिकली ना मेरे गुरु महाराज काफ़ी ऐसा काफ़ी माइल्ड और सोबर है, जी, वो जी, जी। वो सबको प्यार करते हैं, जो सबसे गिरा हुआ है उसको भी प्यार करेंगे। तो मैंने कुछ कभी उनका ऐसा लेक्चर में शायद कुछ इंस्पिरेशनल कुछ रहा, तो हमेशा मेरा यही प्रेयर रहता है, जैसा महाराज का मैच्योरिटी है वो मेरे पास आना चाहिए। मेरा हमेशा कोई भी भागवतम में कुछ हो, कहीं कुछ अच्छा दिखे तो मैं वो एक प्रेयर डालती हूँ और उसका इन्वेस्टमेंट होता है। रिजल्ट मैंने देखा है काफ़ी। पर मैंने हामी भरी मेरी बेटी के इसमें, मगर मैंने तुरंत फिर मेरे प्रभु जी से डिस्कस किया और वहाँ से फिर हमारा रिटर्न जर्नी टू इंडिया शुरू हुआ। ओके। क्योंकि हम उनको उस माहौल में रखते हैं जहाँ वो ऐसी सब चीज़ें सीखते हैं, जी। तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल हैं उनके उस डिज़ायर के लिए। तो हमको उस माहौल में से आइदर उनको निकालना है या उसी माहौल में रह के उनको समझाना है। हमारे लिए उसी माहौल में रह के उनको समझाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने उनको उधर से निकालने का डिसाइड किया। सो हामी भरना इसीलिए ये नहीं है कि मैंने अप्रूव किया उस एक्शन को, जी, जी। पर मैंने कि फटकारा नहीं उसको, कि एक्सेप्टेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक दोस्त नहीं बनेंगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम आज भी अगर इधर इंडिया में आने के बाद भी ऐसा नहीं कि अगर वो पूछेगी हमको आगे जाके कि ऐसा करना है, बड़े बच्चे हैं उनको हम लोग कुछ नहीं कह सकते, इवन छोटे बच्चों को आजकल कुछ नहीं कह सकते हैं। सो प्यार से जब तक नहीं लेंगे हम कॉन्सिक्वेंसेस समझा सकते हैं, ये करेंगे तो ये हो ये। सो बेसिकली, और जहाँ आपने कहा कि मैंने कहाँ से सीखा, ये थोड़ा बहुत ना जो मैंने अपने घर में नहीं देखा वो मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। बिकॉज मैं घर में काफ़ी ट्रांसपेरेंट बचपन से थी, काफ़ी पता नहीं, मैं सब लड़कों को इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को लेकर आती थी, मेरा डैडी बोलते घर से बाहर निकालो उनको, हमारे घर में लड़के अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा, मैंने उनको हमेशा कहा आपको नहीं चाहिए कि मैं किससे बात कर रही हूँ आप समझे, नहीं हमको नहीं चाहिए। इट वॉज़ वेरी क्लियर। मेरे डैडी काफ़ी हिटलर थे। ओके फाइन। तो फिर जब मैं माँ बनी तो मेरा यही था कि
मुझे वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे दिखना चाहिए बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने मेरे मम्मी डैडी के पीछे काफ़ी कुछ किया। फिर मैं खुद नहीं पसंद करती थी, जैसे माता जी ने बोला कि मैं मम्मी के सामने अगर वो चीज़ नहीं बता सकती हूँ, यानी हमें पता रहता है वो गलत है, मुझे तो पक्का पता था ये सब गलत है, मगर मैं करूँगी गलत। तो मेरा तो ऐसा था, मैं तो रिबेलियस टीनेजर होते हैं ना, तो वैसी थी। तो मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे ऐसे हो। तो बस वहाँ से मेरा एक हर एक इंसिडेंट से हम सोचते हैं, जैसे मेरे डैडी ने खूब मारा हमको, मेरा भाई ने तो डिसाइड किया बच्चों को हाथ नहीं लगाने का, तो मैंने कुछ और सोचा। तो एक एक करके मुझे वो गलतियाँ नहीं रिपीट करवानी है मेरे बच्चों से। सो वहाँ से मैंने शुरू कर लिया कि सोचना। तो यहाँ तक मैं जहाँ तक आई हूँ, ऑफकोर्स मेरे गुरु महाराज के मर्सी से लेक्चर सुनते हैं हम लोग, उसमें से शास्त्रों में से, और काफ़ी कुछ मेरे गलतियों से, मेरे खुद की गलतियों से। जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर माता जी मुझे एक पॉइंट ये अच्छा लगा कि आपने ये जो कहा, ये जो आपने अपनी गलतियों को स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलतियाँ हुई थी, जिसके फलस्वरूप मैं अपने बच्चों के साथ वो गलतियाँ दोहराना नहीं चाहती जो मेरे साथ हुई थी। तो ऐसा देखा जाता है कि परिवार में बहुत से बार किसी बच्चे को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि माता पिता उसको बहुत मतलब सब समय फटकारते रहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, फलाना ढिमकाना, इस तरीके से उसको जो है सब समय उसको ऐसा फील करवाया जाता है कि तुम जो भी करते हो वो गलत है। दैट्स इट। तो ये तो जो है उस व्यक्ति को, जैसे कि आपने बोला रिबेलियस, तो वो बच्चे वैसे ही हो जाते हैं, वो सब समय फिर बगावत ही करते हैं। जो बच्चों को आप हमेशा ये फील करवाओगे ना ये मत करो, तब बच्चे को लगा अच्छा ये नहीं करना, दैट मीन्स ये करना है। हाँ ना, ये जो फीलिंग आ जाती है बच्चों के अंदर, ये नहीं करना है दैट मीन्स कुछ तो है कि मुझे नहीं करने दिया जा रहा है। तो वो बच्चा जानबूझ के उस चीज़ की तरफ जाएगा और एक दिन वो बहुत बड़ी बगावत कर बैठेगा। तो यहाँ पर माता जी बहुत अच्छे पेरेंटिंग टिप्स दे रहे हैं, नोट्स बना लीजिए आप लोग जो भी सुन रहे हैं माता जी प्रभु जी। तो मैं रत्नावली माता जी से जानना चाहूँगी कि ये जो पॉइंट माता जी ने अभी बगावत वाला जो पॉइंट आया है, ये तो आप लोग भी उस सब अवस्था से गुजर कर आ चुके हैं, तो क्या आपने भी कभी अपने जीवन में बगावत की थी या इस प्रकार से कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ? बगावत मतलब माता जी गोइंग अगेंस्ट देम। यस माता जी सही बताऊँ तो ये जैसे माता जी ने कहा, सही, बिल्कुल सही है कि कभी कभी मुझे वही करना होता है जिसमें मेरी माँ ने ना बोला है या मेरे पिता ने मुझे ना बोला है। द मोमेंट दिल से तुमको नहीं जाना है, एंड आई विल बी लाइक अब तो मैं जाऊंगी, अब तो मैं जाके ही रहूंगी। ये सभी करें। सो मेरा अब फिर धीरे धीरे ना उनको समझ में आ गया कि इसको ना बोलेंगे तो करेगी और हाँ बोलेंगे तो शायद नहीं करेगी। सो दे वर लाइक इवन जो मेरा ये डिसीजन था बाहर जाके पढ़ना, बिकॉज़ मैं एक बहुत स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ, जमशेदपुर एक छोटा सा टाउन ही है। तो वहाँ से अचानक से कभी मेरे पूरे फैमिली में कोई बाहर जाके पढ़ाई तो नहीं किया है। सो आई वाज द वन, नो मुझे जाना है, मेरे फ्रेंड्स गए हैं। सो आई वाज लाइक आप लोग माँ बाप हो, आप डिसीजन नहीं ले सकते क्या, दूसरों से पूछोगे आप? एंड दे वर लाइक ये सुनने वाली है नहीं, इसको करने देते हैं। बट येस दिस इज़ ट्रू कि जब हम ना अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम गलतियाँ करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। जैसा मैंने बोला कि मैंने कभी मैंने हर चीज़ माँ को बताया है, बट बहुत सारी ऐसी भी चीज़ थी जो मैंने नहीं बताया। सो ये जो हमारे डिसीजंस, क्योंकि हम उस एज में हैं जहाँ पे मतलब टीनेज ऐसा समय होता है जहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हमको लगता है अच्छा इसने किया तो हमें भी करना है, वो वहाँ जा रहा है मुझे भी वहाँ जाना है, वी वांट टू एक्सप्लोर, वी वांट टू एक्सप्लोर। आप कौन से गए ज़माने के, एंड स्पेशली हम अपने माता पिता को पुराने ज़माने के सोचते हैं। इमेजिन हम अभी डिवोटी बनने की कोशिश कर रहे हैं, सो हम तो प्रॉपर शास्त्र एंड इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, सब कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हमारे बच्चे हमको क्या समझेंगे इफ़ दे आर नॉट इनटू डिवोशन? दे विल बी लाइक अरे साइंस कहाँ चला गया माँ, तुम कौन से ज़माने की बात कर रही हो? सो हमें मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए शिला प्रभुपाद या हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है इस्कॉन, ये इतना सुंदर है कि
इट्स नॉट दैट कि आपको बस बोला जा रहा है कि नो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, ऐसा नहीं है. एवरीथिंग इज़ प्रूव्ड, एवरीथिंग इज़ प्रूव्ड. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिलेगा, ISKCON में आपको मिलेगा. इमेजिन मैंने बहुत सारा, मैं बता रही हूँ ना माता जी, मैंने वो 2-3 महीने मैंने सिर्फ पढ़ाई की है. आफ्टर माई डैड एक्सपायर्ड मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है अलग अलग शास्त्रों को, बट मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था. सो ये जो क्वेश्चन आ जाता है ना कि टीनेजर्स बिगड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, समवेयर आई फील कि नो, दे नीड अ प्रॉपर आंसर टू देयर क्वेश्चंस. ऐसा नहीं है कि वो बस बेवकूफ़ है, जैसा माता ने कहा, वो दे आर स्मार्ट. ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ है. अगर आप उनको आंसर दोगे वो सुनेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे. अगर ऐसा नहीं होता तो शिल प्रभुपाद के समय पे सारे टीनेजर्स ही थे जो शिल प्रभुपाद के मिशन में ज्वाइन हुए थे. एंड वी हैव अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे वी हैव मोर देन 3,000 से ज़्यादा यूथ्स हैं हमारे पास जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं. माता जी ट्रस्ट मी, दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस जिनका उनके पास जवाब नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं है मतलब मांगते नहीं है, बस बड़ों के पास जवाब है नहीं देने को. बिल्कुल. सो ये बहुत ज़रूरी है. अल्टीमेटली अगेन द होल सर्कल इज कमिंग टू दैट पेरेंट्स पॉइंट ओनली कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको आगे अपने आने वाली जनरेशन को दे सके. और अगर सही जवाब दोगे तो वो मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे. वेरी नाइस. तो माता जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर बात से समझाया है. तो मैं यहाँ दिव्य भक्ति माता जी से जानना चाहूँगी कि माता जी क्या माता पिता की तरफ से नो, इसका मतलब बच्चों की तरफ से बगावत ही होगा हमेशा, या इस तरीके का जो हम देखते हैं समाज में कि जहाँ माता पिता ने किसी चीज़ के लिए ना कह दिया तो बच्चे वो करके दिखाते हैं और फिर बगावत का रूप ले लेता है. तो हमेशा ऐसे ही होता है या नहीं, बच्चे कहीं कहीं माँ बाप की बात सुनते भी हैं, या किस तरीके का माहौल बहुत आजकल वैसे देखा जाए तो नेगेटिव ही है माहौल, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होता है कि जहाँ माता पिता ने किसी चीज़ के लिए कह दिया कि ना, तो वो बच्चा बगावत ही करेगा. ये चीज़ बहुत ही नेचुरल है कि हम जब किसी व्यक्ति को या किसी को भी उस चीज़ से जब रोकते हैं तो डेफिनेटली उसका मन उसके प्रति ज़्यादा जाता है कि अरे ऐसा मतलब मना क्यों कर रहे हैं. जैसे मैंने बहुत बचपन में एग्जांपल सुना था, कई बार ट्रेन पर लिखा होता है ऊपर मत देखिए, हम इमीडिएटली ऊपर देखते हैं, अरे ऐसा क्या है कि ऊपर नहीं देखना. ये बहुत ही नेचुरल है. जैसे मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव रहा, मतलब लाइक मेरे पेरेंट्स बहुत रिलीजियस हैं, दे आर वेरी नाइस, बट क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कंसर्न था कि आगे मैरिज कैसा होगा, ये तो बहुत डरते थे. तो उस चक्कर में मुझे स्पिरिचुअलिटी से रोकते थे कि नहीं जाओ, लहसुन प्याज मत छोड़ो. तो वो जो ना था उसने मुझे स्पिरिचुअलिटी में और सिंसियर बनाया. मतलब जितना वो मुझे ना करते गए उतना मैं और ज़्यादा कृष्ण के प्रति होती गई कि अरे क्यों मना कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा तो मुझे संग मिल रहा है, प्रभुपाद की किताबें, इतना कुछ क्यों मना कर रहे हैं. तो मैं और ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी. मतलब रात को जग के मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी, अपना जप भी करती थी और लाइक रीडिंग भी करती थी. मतलब जब मेरे एग्जाम्स भी थे तो मुझे ध्यान है मेरी एक फ्रेंड, मतलब डिवोटी फ्रेंड ने ही बोला कि माता जी आप अभी ना जप छोड़ दो, मतलब 16 माला अभी आप कैसे कर पाओगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बिकॉज पूरा दिन पढ़ना पड़ता है CA के लिए. तो मैंने बोला मैं 2 घंटा और जल्दी उठ जाऊँगी लेकिन मैं जप नहीं छोड़ूंगी. तो आई वॉज लाइक मैं 12 बजे सोती थी, मैं अदरवाइज 6 o'clock उठती थी, फिर अपना जप वगैरह करके अपना पढ़ाई करती थी. पर तब मैंने क्या किया, 12 बजे सो के मैं 4 बजे उठी, 4 to 6 मैंने अपना जप किया, देन 6 to 7 रीडिंग, देन मैं अपना पढ़ाई शुरू करती थी. खाना पीना जो भी साथ साथ, मेरी मम्मा बहुत केयरिंग थी, कभी नारियल पानी भिजवा रही है, कभी कुछ की भी बच्चा पढ़ रहा है खाता पीता रहे. तो मतलब लेकिन ये था कि जितना हम किसी को पीछे करते हैं ना कि मत करो, उतना हम उसके प्रति मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. बहुत नेचुरल है. ये मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में मेरे लिए तो बेनिफिट रहा. अदरवाइज अगर हम भौतिक जगत में देखा जाए तो जैसे अगर हम इसको 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कि अगर हम एक पेरेंट बार बार ना बोले जा रहे तो बच्चे को लगेगा क्या है, मैं मम्मी को कुछ भी पूछना वो मना करते हैं, मैं तो करूँगा. पर जैसे माता जी ने बताया, अगर हम एक बार हमने उनको फ्रेंड बना लिया, उसको बच्चे को पता लग गया कि मेरे पेरेंट्स जो हैं या मेरे मतलब जो या मेरे जैसे जो बड़े हैं वो मेरे लिए अगर सही बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे हर बात के लिए ना नहीं बोला, हम कभी वो हाँ बोलते हैं. और जो उनको लगता है क्योंकि वो एक्सपीरियंसड है, उनको अगर लगता है कि वो ये चीज़ सही नहीं है तो वो ना बोलते, तो हम उसको समझते हैं. मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए ऐसा रहा था क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत लाइक
सिंपल भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए ना बोल दिया। जो उनको लगता था हाँ अच्छा ये करना है, ठीक है बेटा जाओ मूवी देखने जाओ। जैसे शुरू में हम जाते थे मूवी देखने, कभी कजन्स के साथ, कभी स्कूल फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत करने जा रहे, कुछ लेट नाइट है तो वो मना करते थे। तो मेरे अंदर कभी ऐसा नहीं है कि अरे क्यों मना कर रहे हैं, ठीक है भी मम्मा सही सोच रही होंगी, अगर वो मुझे उस चीज़ के लिए अलाउ कर रही हैं तो एक चीज़ के लिए नहीं कर रही तो वो सही सोच रही हैं। तो मतलब बेसिकली पेरेंट्स को लाइक बैलेंस करना होगा कि कब हाँ बोलना है और कब ना बोलना है। ये नहीं कि हर चीज़ के लिए ना, पहले सुन लो बच्चे की बात, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर रिएक्टिंग। अगर बच्चे ने बोला मम्मी मेरे को ना ये कर, नहीं, इट्स मतलब वो बच्चे के लिए एकदम नेगेटिव इफेक्ट आएगा। पहले उसको सुनो, उसको समझो और फिर समझाओ। जैसे अगर आपने जो मेरा भी एग्जांपल लिया साध्वी, जैसे आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, अगर मैं कभी बहुत रेयर होता है मैं साध्वी ये नहीं करना, मतलब एक बहुत रेयर मैं उसको ऐसे बोलती हूँ तो वो एकदम से वो भी रिएक्ट करती है। अदरवाइज मैं हमेशा, मेरा यही प्रयास है जो मतलब श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स की वजह से ही है और भक्तों के जो मुझे समझाया गया है कि अगर हम बच्चे को प्रेम से करेंगे ना, मैंने ये चीज़ नोटिस करी अपनी मतलब 2 साल की बेटी के अंदर भी नोटिस करी। जैसे अगर वो कुछ गिर रही है, साध्वी नहीं गिरना, तो वो और ज्यादा उस पर रिएक्ट करेगी। अब साध्वी ऐसे नहीं करते, आप ना उसको उठा के ले आओ। मैंने अगर प्यार से बोला, वो चुपचाप उस चीज को उठा के एक जगह पे रख देगी। तो प्रेम से बोलना, प्रेम से समझाना बहुत जरूरी है, ये चीज है। बहुत सुंदर माता जी, आपने एक पॉइंट, और आपके केस में आपने कहा कि जो है बगावत नहीं, वो आपके लिए भक्ति का रूप ले लिया। बहुत सुंदर माता जी ने बताया कि माता पिता रोकते थे लेकिन माता जी ने भक्ति से जो है अपने कदम पीछे नहीं लिए, और आज माता जी हमारे साथ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं। तो यहाँ एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रेम, सबको प्रेम चाहिए। हम प्रेम के लिए ही तो यहाँ इस भौतिक जगत में आके गिरे हैं ना। प्रेम ही चाहिए था हमको, अपना एक अलग अस्तित्व चाहिए था, अपनी अलग पहचान चाहिए थी, अपना एक महत्व हम लोग चाहते थे कि हम भी महत्वपूर्ण हैं, हमारा भी कुछ इम्पोर्टेंस है। यही साबित करने के लिए हम लोग भगवत धाम से यहाँ गिर पड़े हैं। तो यही सब है। तो माता जी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो ये खुशी की जो तलाश है, युवा वर्ग जो है खुशी की तलाश गलत जगहों पर कर रहा है, जहाँ नहीं करनी चाहिए। असल में हम सभी खुशी चाहते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि हम प्रेम, खुशी इसी के लिए यहाँ पर आए थे, बट यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। प्रेम और खुशी तो है ही नहीं, कष्ट है, दुख है, पीड़ाएं हैं, यही सब है। तो खुशी की जो तलाश है युवा वर्ग बिल्कुल गलत जगह में कर रहा है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस चीज़ पर, किस प्रकार से वो अपनी चयन शक्ति को जो है सुधारें? बेसिकली जो मिसगाइडेड कहते हैं, जो गलत चीज़ों, गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे हैं, वो बिकॉज मीडिया उसको प्रोपोगेट कर रहा है। बिल्कुल। जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस का लाइफ बहुत अच्छा दिखाते हैं जी। पर असलियत नहीं दिखाता है। सो बच्चे ना बहुत सुपरफिशियल चीज़ों को देखते, ऊपर ऊपर की चीज़ों को देखते। जैसे मैं जब यूएस में थी तो मेरी बेटी स्कूल नहीं जाती थी मगर स्विमिंग पूल जाती थी, तो बोलती थी आने के बाद, मम्मी उसकी मम्मी है ना, उसको एक हफ्ता अपने पास रखती है, फिर वो एक हफ्ता अपने डैडी के पास जाती है। हाँ, फिर उसके डैडी की ना एक गर्लफ्रेंड है। हाँ, फिर वो उनको घुमाने ले जाते हैं। कितना अच्छा है ना, एक हफ्ता वो इस सिटी में रहती है, एक हफ्ता वो उस सिटी में रहती है। तो उसने क्या समझा कि जो डिवोर्स्ड है वो कितने अच्छे हैं, वो कितना कितने हैप्पी है वो। ऊपरी तौर पर आपकी बेटी ने देखा बस। तो उसने वो ट्रॉमा नहीं देखा कि बच्चे को कितना दुख होता है कि मेरे बाबा मेरी माँ से अलग रह के और किसी और माँ को पकड़ के लेकर आए हैं। बिल्कुल। सो वो बच्चे को, पहले तो बच्चे को माँ बाप सेपरेट है वो ही नहीं अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो वैसा ही एग्जैक्टली मीडिया ऐसा करता है, सिर्फ ऊपर का दिखाता है। एक हफ्ता आप इधर हॉलीडे करो, एक हफ्ता आप उधर हॉलीडे करो, हीरोइन इतना पर्स उठाया है, ये चप्पल पहना है, ये ड्रेस पहना है, इससे वो, पर वो हीरोइन किस चीज़ों में जाके हीरोइन बनी है फर्स्ट प्लेस पे, या तो फिर कोई सीईओ बना है, कोई कुछ भी ऊपर के पोजीशन में, क्या क्या पापड़ बेले है उसने उस पोजीशन पे जाने के लिए। वो असलियत जब तक हम लोग सामने नहीं लाते हैं, जैसे आप बड़े अच्छे वो ना क्या होता है ना, वो कोई चिकन वाला ऐड होता है, ऐसे अच्छे अच्छे स्टाइलिश वो क्या कुछ तो है, वो कुछ मुझे इतना याद नहीं है, पर ऐसा स्टाइलिश ऐसे चिकन और बर्गर वर्गर रखते हैं, मुंह में तो पानी आ जाता है। पर जब एक एडवर्टाइजमेंट था कि फ्रेश
ये ना फ्रेश गोट का आप बना के दो, तो फ्रेश गोट बोलते ही उसने एक छोटा सा बछड़ा गोट का किड वो लेडी को दे दिया, वो डर गई, ये नहीं चाहिए मेरे को। असलियत ही नहीं पता है कि वो मांस इसमें से आता है, आपको फ्रेश चाहिए, यानी जो कहता है टेंडर कोला आपको चाहिए, तो यहाँ से आया है वो। जब असलियत समझेगी तो युवा वर्ग समझेगा कि कहाँ से है वो और क्या मिलता है उनको। जी, जो भी ऊपर है, आज सारे जो भी अमीर लोग हैं या कुछ भी है, जी जी जी, वो किस इसमें से गए हैं और कहाँ, क्योंकि आज तो सिर्फ फिगर्स बताए जाते हैं, ये फिगर है उसका, ये है, पर उसके पीछे क्या मेहनत है उनकी और क्या इज इट वर्थ, क्या उसके। क्योंकि अभी देखो मेरे आईआईटी के जो मास्टर्स वाले बच्चे थे मेरे साथ के, क्या कर रहे हैं वो, उनका सैलरी होगा 12 लाख 24 लाख या 30 लाख साल का, क्या बनाते हैं, बच्चों के लिए कंप्यूटर गेम्स बनाते हैं। अब आपने आईआईटी से मास्टर्स किया है, बच्चों के आप बोलो कि किंडरगार्टन में टीचर बनो, नहीं मुझे नहीं बनना है, पर बच्चों के गेम्स बनाएंगे, हाँ क्यों, 30 लाख मिल रहा है। और वो बच्चा जैसे हमारे इधर मेरे हस्बैंड जब शादी हुई थी तभी पीएचडी कर रहे थे, तो अभी हम तो गृहस्थ थे, मगर जो बैचलर बच्चे थे उसमें से एक जाट बच्चा था, इतना कंप्यूटर खेला कि पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, इतना गेम खेलते खेलते गिर के पड़, ऐसा ये हो गया, एम्बुलेंस आया उसको उठा के लेकर गया, बिकॉज उसके शरीर में 3 दिनों से अन्न का दाना भी नहीं था। तो अगर उस जो एमटेक आईआईटी बॉम्बे है उसको समझे कि मैं ये कर रहा हूँ बच्चों के लिए और उसका नतीजा ये हो रहा है। मेरा खुद एक रिलेटिव में है, एमबीबीएस डॉक्टर बॉम्बे से है, सैन फ्रांसिस्को में जाके उसने कुछ प्रैक्टिस किया, 10 साल के बाद वापस आया, क्यों, मुझे यूट्यूबर बनना है, गेमिंग करना है, ट्रैवलिंग करना है। नहीं, अच्छी बात है, पर कहाँ जा रहा है, मुझे शादी नहीं करनी, बाकी सब कुछ तो मिल रहा है मुझे, शादी करके क्या फ़ायदा है, जो भी शादी में जो होना चाहिए वो सब मिल रहा है, पैसा तो है हमारे पास, सो हमको क्यों चाहिए। पर अगर मैंने वो कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर बनाया है, गेम बनाया है बच्चों का, अगर मैं समझती मेरे वजह से मेरा खुद का कज़न आज ये कर रहा है, तो क्या मैं वो करती। सो पहले तो हमको जो मीडिया सिर्फ ऊपर का चेहरा दिखा रहा है ना, ज़रा नकाब निकाल के दिखाओ क्या हो रहा है, मॉडल्स के साथ क्या हो रहा है, इतना कुछ होता है। सीईओज 4 घंटा सोते हैं, वो कौन, अभी बिल गेट्स बोला कि या कोई तो ना, स्लीप इज लाइक समथिंग, कुछ तो ऐसा बोला था, लोग ऐसा लेते हैं, हाँ सोना ही नहीं चाहिए, बहुत काम करना चाहिए। आप तो 20 साल में बूढ़े हो जाओगे फिर तो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारे जो कंप्यूटर वाले ऐसे बैठे थे, आधी लोगों की तो पीठ बूढ़ों से भी बदतर रहती है। सो आपको रियलिटी सामने लानी है, वो ज़रा नकाब निकालना है और सोशल अपना सोसाइटी में क्या चल रहा है वो दिखाना है। आज जो भी हमारे सोसाइटी में जो होता है, लड़कियों के ऊपर जो रेप होता है या कुछ होता है, क्यों होता है, ये सब देखते हैं, और वो भी किसी ने तो किया है, बनाया है, किसी को एक्सप्लॉइट करके वीडियोस बनाते हैं। तो मगर उस लड़की का लाइफ जाके दिखाओ, क्या वो खुश है उन चीज़ों से। हाँ, तो आप यहाँ पर जो कह रहे हैं, इसका जो मैं समझ पाई, जितना एसेंस जो मुझे समझ में आया वो ये है कि बच्चे सतही तौर पर देख रहे हैं, सुपरफिशियली उस चीज़ को देख रहे हैं, परिणाम नहीं देख रहे हैं, जो उसके दूरगामी जो उनको कॉन्सिक्वेंसेस उनको जो देखने पड़ेंगे वो समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो आपका जो कहना है वो ये है कि बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाए जाएं तो वो उस चीज़ में जाएंगे ही नहीं, राइट। ये आपका कहने का जो तात्पर्य मुझे जितना समझ में आया, राइट। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं लाइव चैट में, सॉरी नंबर पर, तो वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल मेरी एक सहेली की ओर से है, जब कोई हमारे साथ गलत करता है, हमारी आत्मा को भी तकलीफ़ मिलती है, तब हमें क्या करना चाहिए, हम चाहकर भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर रत्नावली माता जी से पूछना चाहूँगी कि माता जी, ये एक क्वेश्चन आया है, नाम रिवील नहीं किया उन्होंने, और ये कुछ गलत हुआ है उनकी सहेली के साथ, तो वो बता नहीं पा रहे हैं क्या गलत हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो ये जो तकलीफ़ है, ये कैसे इस सबको झेला जाए, और ये सब ट्रॉमेटिक सिचुएशन। ये एक ही प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे
यही जो सारा सब कुछ घूम फिर के ये मीडिया में ही आ जाता है। जी। जैसा कि माता जी ने कहा कि जो हमें मीडिया दिखा रहा है, बिल्कुल। एंड बहुत सारी गलत चीज़ें इससे केवल बच्चे नहीं बड़े भी सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब हम उनको तो रोक नहीं सकते मीडिया जी, वालों जी। को। कुछ हद तक हम शायद थोड़ा बहुत मोर्चा निकाले, ये वो उनके हाँ, अगेंस्ट बिल्कुल। कुछ बोले, बट अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं हमारे सटल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से घर कर चुका है। Exactly. सो नाउ इट इज़ अफेक्टिंग एवरीवन। सो वहाँ पे अपनी इच्छाओं को तो कर नहीं पाते हैं, या बड़े एज हो जाते हैं ना हम, ये लगता है ना कि बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापे के बाद भक्ति करेंगे। अरे वो इच्छाएं ख़त्म नहीं हुई है। Exactly. शरीर बस बूढ़ा हुआ है, बट इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। सो ऐसा बहुत सारे केसेस होता ही है जहाँ पे इस तरह से खराब व्यवहार या जो भी जिस तरह का मोलेस्टेशन बोलिए या जो होता है, सबसे पहली चीज़ आप उस व्यक्ति को माफ़ करो ना करो वो बाद की बात है। सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए, यू शुड गो एंड डिस्कस दिस थिंग विद समबडी, जो हम नहीं करते हैं। कई बार हम डरते हैं, हिचकिचाते हैं कि नहीं कैसा होगा। कितनी बार तो ऐसा होता है कि अपने परिजनों में ही ये चीज़ें होती रहती हैं, एंड जो लड़कियां हैं वो थोड़ा सोचती है, हिचकिचाती हैं, उनको लगता है कि मुझे ही डांटा जाएगा। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आप जो अपने बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप, वो बच्चा क्यों डर रहा है आपको बताने से, क्योंकि आपने एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं दिया। एग्जैक्टली मतलब आपको यही, वो बच्चे को यही लग रहा है कि द मोमेंट आई रिवील माई हार्ट शील वो मुझे डांटेंगे, वो मुझे ही डांटेंगे, मुझे एग्जैक्टली मुझे विश्वास नहीं करेंगे और मुझे ही सुनाया जाएगा। बट स्टिल एटलीस्ट फाइंड समबडी, चीज़ों को समझाने का कोशिश करना चाहिए। एटलीस्ट अपने हार्ट को रिवील करना चाहिए किसी को, चाहे कोई माने ना माने, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर आपने किसी को नहीं बताया तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो वापस चीज़ आपके साथ हो। सो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि आप माफ़ करो ना करो वो बात की बात, पहले आप जाके किसी को बताओ। आपके घर में जो भी सीनियर है या जहाँ पे भी वो चीज़ हुई है, यू शुड रिवील योरसेल्फ। ओके, तो बहुत ही सुंदर पॉइंट यहाँ पर रत्नावली माता जी ने रखा है कि आपको चुप नहीं रहना है, आपको उसको कहीं ना कहीं उसको उजागर करना ही होगा, वरना ये बाद में जाकर के बहुत कष्टदायक परिस्थिति बन सकती है। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे दिव्य भक्ति माता जी से कि अगर हम ऑनियन गार्लिक का सेवन करते हैं तो क्या हम ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगा सकते हैं? पुटिंग यही तिलक मतलब जो हम लोग लगाते हैं ना, तो क्या ऑनियन गार्लिक का सेवन भी कर सकते हैं और साथ साथ तिलक भी लगा सकते हैं? आइडियली नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज जैसे अगर हम लहसुन प्याज खा रहे हैं या कोई भी ऐसी बुरी आदत कर रहे हैं और कोई हमें तिलक लगाए देखेगा तो वो कहेगा अरे ये तो इस्कॉन वाला है, या ये वैसे तो कृष्ण भक्त है लेकिन ये लहसुन प्याज खा रहा है। बिकॉज हमें क्योंकि जैसा वो हमें कोई भी दूसरा व्यक्ति हमें देखकर पहचानेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली तो यही है कि अगर उनको तिलक लगाना है तो बेटर है वो वही चीज़ ग्रहण करे जो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि जो बताया गया कि जो लहसुन है और प्याज है वो तामसिक भोजन है, हम उसको भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो अगर आपकी इच्छा है वो तिलक लगाने की, तिलक माने कि जो मतलब भगवान का चरण और तुलसी पत्ता, तो अगर आप उस तिलक को ग्रहण करना चाहते हैं अपने माथे पे तो आप वो चीज़ करिए जो कृष्ण उससे प्रसन्न होंगे, तब वो चीज़ खाइए ही नहीं अगर आप तिलक ग्रहण करना चाहते हैं अपने माथे पे। तो माता जी ने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर बता दिया कि अगर आप कृष्ण के प्रसन्नता चाहते हैं और सच में आप तिलक भी धारण करना चाहते हैं जो कि कृष्ण के चरण हैं, तो कृष्ण के चरणों को अपने माथे पर लाने के लिए पहले तो कृष्ण को प्रसन्न कीजिए, तभी तो आप इस चीज़ के अधिकारी होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर जो मुझे बहुत अच्छी लगी, रत्नावली माता जी और सुंदरी माता जी ने दोनों ने उस चीज़ पर प्रेशर जो स्ट्रेस दिया है वो ये है कि मीडिया जो प्रोपगेट कर रहा है उससे युवा वर्ग क्यों इतना प्रभावित होता है, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बता रहे हैं, आगे जो परिणाम होंगे वो नहीं दिखा रहे हैं। जैसे कि मैं अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर सुन रही थी तो उसमें वो कह रहे थे कि ये जो फिल्मी गाने हैं ये कैसे रिकॉर्ड होते हैं। एक शॉट जो है वो अर्जेंटीना के प्लेग्राउंड्स में रिकॉर्ड हो रहा है और कश्मीर की वादियों में, तो ये असली जीवन नहीं है, ये सिर्फ आपको पर्दे पर चमचमाता हुआ जो चेहरा दिखाई दे रहा है उन लोगों का,
साड़ी उड़ती हुई, बाल लहराते हुए, और लड़के के गले में मफलर डला हुआ है और वो ऐसे बालों को हाथों से करता, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस। ये सिर्फ आपको ऊपरी सतही आपको दिख रहा है कि वो असली जीवन में वो क्या करते हैं, जाके देख लीजिए, वड़ा पाव खा के जीवन गुजार रहे हैं स्ट्रीट पर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये नहीं समझना है कि वो जो लाइफस्टाइल है वो एकदम आदर्श है और वही उतारने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं, अगर आप सच में एक आदर्श जीवन जीना चाहते हैं तो इस्कॉन में देखिए, गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु जैसे युवा जिन्होंने अपने ज्ञान को इतनी, मतलब उन्होंने जो एजुकेशन प्राप्त की उसको कहाँ आज यूटिलाइज कर रहे हैं, युवा वर्ग को फिर से पथ दिखाने के लिए, युवा वर्ग के पथ प्रदर्शक बन कर के उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर हमारा आज का ये सफ़र रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे तीनों माताजी ने अपने ज्ञान के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रकाश डाला। तो मैं चाहूँगी कि हम इसी मुद्दे पर नेक्स्ट वीक फिर से चर्चा करें, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों माताजी को कि हमारे साथ आज जुड़े और अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा किया। तो आज के एपिसोड को यहीं विराम देंगे, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।